मेरा नाम वरुण है और शरीन पाठशाला पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आईबी की हम लोगों ने जो जीएस की वीडियो GS1 देखा आप लोगों ने, और बहुत लोगों का था कि भाई जल्दी जल्दी जीएस की वीडियो दे दो। जीएस की वीडियो में थोड़ी सी पिछली बार प्रॉब्लम क्या रही थी कि हमारी साउंड की प्रॉब्लम्स रही थी, लेकिन इस बार साउंड की प्रॉब्लम ना हो तो उसका मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं उसको बहुत लेट नाइट उसको शूट कर सकूँ। और अभी इस टाइम रात के हमारे पास बज रहे हैं 12:35 हो रहे हैं, 12:30 से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन 12:30 भी रिकॉर्ड करने में एक पर्सन और है जिसका मेरे को बहुत सपोर्ट है, नहीं तो विदाउट इस सपोर्ट शायद ये पॉसिबल ना हो पाता। मैं एक बार आपको उससे मिलवाना चाहूँगा। आई जस्ट विश के दुष्यंत आप प्लीज़ सामने आइए। तो 11:30 मेरा मन नहीं था इस टाइम आने का, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं यार वीडियो नहीं जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है। ये दुष्यंत है। तो अभी जल्दी ही हमारी कुछ टेक्निकल की अगर क्लासेस चलेंगी तो टेक्निकल पेपर्स में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो दुष्यंत सर पढ़ाएंगे। तो इनका बहुत सपोर्ट है अभी जो आप 12:30 बजे यहाँ पे हो। थैंक यू वेरी मच दुष्यंत, थैंक यू। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले में हमने देखा था पर्सन इन न्यूज़ देखा था, अब हम कवर करेंगे अवार्ड्स। मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट 6 महीने में चलेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे, रिसेंट से लास्ट 6 महीने की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम अवार्ड देखते हैं। पहली न्यूज़ मैं पूरी डिटेल में कराऊंगा, लेकिन उसके अगले वाले जो अवार्ड्स हैं, जैसे पिछले में किया था कि हम लोग वन लाइनर्स देखेंगे, थोड़ी बहुत डिटेल बताऊंगा, बाकी आप लोग उससे रिलेट करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए पहला है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। ठीक है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है, किसे किसे दिया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसे अवार्ड दिया गया, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कौन देता है, क्या है, वो सारा का सारा देखेंगे। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको पता है कि 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम गांधी जी की। ठीक है, तो गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधीयन एरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन में पूछने के उतने ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे देखते हैं हम कि 4 साल का अवार्ड इकट्ठा अनाउंस किया गया है, या पिछले साल के नहीं रिपीट करा रहा हूँ, इसी साल में इन 4 साल को अनाउंस किया गया है 2015, 16, 17 और 18 के लिए। चलिए 2015 में देखते हैं। 2015 के लिए जिसे अवार्ड दिया गया है वो है विवेकानंद केंद्र। ये एक इंस्टीट्यूट है विवेकानंद केंद्र। इसे क्यों दिया गया? रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि जितने भी हमारे जो गांव है, देहात के इलाके हैं, उनके विकास के लिए, उसके विकास में इन्होंने बहुत वर्क किया है, उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया है। तो इसलिए विवेकानंद केंद्र को 2015 का इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज दिया गया है। 2016 की बात करें तो 2016 का अवार्ड दिया गया है अक्षय पात्रा फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को। अक्षय पात्रा फाउंडेशन को क्यों मिला? बिकॉज ऑफ मिड डे मील स्कीम। आपको पता है जो स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है, तो उस मिड डे मील स्कीम को प्रमोट करने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने बहुत वर्क किया है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। सुलभ इंटरनेशनल की बात करें तो सुलभ इंटरनेशनल के अवार्ड दिया गया है सैनिटेशन के लिए। आपको पता है कि कितने सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं जिनके लिए इन्होंने वर्क किया है, तो सैनिटेशन को प्रमोट करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया। अब सुलभ इंटरनेशनल से रिलेटेड एक छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन और लिखवाता हूं, क्योंकि वो भी करंट में थी और स्टैटिक में भी है, तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। सुलभ इंटरनेशनल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक। देखिए अब बिंदेश्वर पाठक कौन है? इसके जो को फाउंडर हैं, जो फाउंडर हैं बेसिकली सुलभ इंटरनेशनल के, तो वो बिंदेश्वर पाठक है। बिंदेश्वर पाठक को 2017 का एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। ठीक है, अब मैं 2017 का किस लिए लिखवा रहा हूं? क्योंकि 2017 हालांकि हम कहेंगे कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पीछे वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2017 से रिलेटेड जो 2018 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने 2017 इसलिए लिखवाया क्योंकि सुलभ इंटरनेशनल न्यूज में था, तो उसके जो फाउंडर हैं वो उनको 2017 का अवार्ड दिया गया। 2018 का जिसे अवार्ड दिया गया वो है फली एस नरीमन। अब फली एस नरीमन है कौन? पहले हम ये देखते हैं कि ये अवार्ड दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, 2017 का इन्हें मिला और 2018 का किसे मिला है? फली एस नरीमन। पहले तो ये अवार्ड दिया किसे जाता है, किस कैटेगरी में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लोक प्रशासन में जो बहुत अच्छा काम करता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और 2018 में जिसे दिया गया है फली एस नरीमन। ये फली एस नरीमन क्यों न्यूज में है? क्योंकि आपको पता है सीबीआई के जो चीफ जिन्हें रिटायर किया गया, जिन्हें हटाया गया अपनी पोस्ट से 77 दिन के बाद, 77 डेज के बाद ही केम बैक, लेकिन उनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया है। और आज ही की न्यूज है इंपॉर्टेंट कि उनकी जगह एक नए डायरेक्टर आ गए हैं, ऋषि कुमार। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ऋषि कुमार शुक्ला नए डायरेक्टर हैं सीबीआई के। इंपॉर्टेंट न्यूज ध्यान रख लेना। हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा करंट में है, जब तक आपका आईबी का एग्जाम आएगा तब तक वो नहीं पूछा जाएगा।
चलिए फलीस नरमन के बारे में बात करते हैं। जो सीबीआई के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उनका जिन्होंने केस देखा तो वो फली एस नरीमन थे। मैंने पिछली बार भी कवर करवाया था, अभी फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर का जिन्होंने केस देखा वो है फली एस नरीमन। अब सीबीआई डायरेक्टर के केस के अगेंस्ट था किसका केस? एक तो थी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे, और सेकंड था सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से जिसने चार्जेस लगाए थे, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से जो एडवोकेट था, चार्जेस नहीं बात करेंगे हम, जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, वो कौन थे? हमारे देश के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो वर्क करते हैं फर्स्ट लीगल एडवाइजर, जिसे हम पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल, और हिंदी वाले आप साथ के साथ नोट करते रहिए, हिंदी में इसे बोलते हैं महान्यायवादी। और इनके बारे में हमारे संविधान का जो भाग 5 है, पार्ट 5 आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 भाग 5 में इनके बारे में लिखा हुआ है कि हमारे देश में जो सरकार है उसको एक कानूनी सलाह देने के लिए एक महान्यायवादी होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करूं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो जिनकी साइड से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की साइड से भी कोई कोर्ट में गया होगा, कोई ना कोई वकील होगा जिसने पैरवी की होगी, तो हमारे देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जिसे हिंदी में भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही लिखा आएगा, तो इसको अलग अलग वर्ड से नहीं पढ़ना, हिंदी में आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही मिलेगा। तो अभी सॉलिसिटर जनरल है कौन? वो है तुषार मेहता। तो आपसे सीधा नाम पूछ सकता है कि अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो वो तुषार मेहता है, और इनके बारे में हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इनका तो आर्टिकल है, लेकिन पूछेगा कि सॉलिसिटर जनरल हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है, हमें लगेगा भाई इसका 76 लिखा है, तो अगर उसने 77 दे दिया, 77, 78, 80 दे दिया, तो हमें लगेगा भाई साथ साथ काम है, तो 78, 80 में होगा। ध्यान रख लेना, इनका हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा। इस तरीके की पोस्ट को या इस तरीके को पद को बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी इंग्लिश में, या फिर इसे हिंदी में बोलेंगे वैधानिक या फिर कानूनी पद। क्लियर? चलो वापस आते हैं। 2015-16 के हमने अवार्ड्स देख लिए। 2017 की बात करें तो 2017 का अवार्ड मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को। देखिए विवेकानंद केंद्र को मिला रूरल डेवलपमेंट के लिए, इन्हें मिला रूरल एजुकेशन के लिए, यानी कि गांव देहात में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इस चीज के लिए इन्हें मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को। 2018 की बात करूं तो 2018 का जिसे दिया गया है वो है योहोई सासाकावा, पर्सन है, सॉरी, इन्हें किस लिए दिया गया? बिकॉज फॉर द इरेडिकेशन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी को खत्म करने के लिए। इरेडिकेशन होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इरेडिकेशन। लेप्रोसी क्या होता है? जिसे हम कुष्ठ रोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक चर्म रोग है जिसे कुष्ठ रोग यानी कि स्किन डिसीज है, दैट इज लेप्रोसी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए लेप्रोसी, मैंने आपको बताया कि साइंसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंसेज में एक क्वेश्चन जो पक्का है कि वो आता ही आता है, मैक्सिमम चांसेस है, हो सकता है किसी पेपर में ना भी मिले, लेकिन मैक्सिमम पूछा जाता है कि वो डिसीज पूछ लेगा कि ये डिसीज का कारक क्या है, ठीक है, ये वायरस की वजह से है, ये बैक्टीरिया की वजह से है, प्रोटोजोआ की वजह से है, या फिर कोई भी XYZ आपसे कारण पूछ के क्वेश्चन दे सकता है। तो लेप्रोसी किस वजह से होती है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। क्लियर? अब देखो एक इन्फॉर्मेशन और हमने लिखी है कि 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्राइज स्टार्ट किया गया था। तो पूछ सकते हैं कब कंस्टिट्यूट किया गया प्राइज? तो 1955 में पहली बार ये प्राइज दिया गया। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे कि 1955 में पहली बार किसे दिया गया, वो पढ़ लीजिए, चांसेस कम है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए कि किसे सबसे पहले दिया गया। अब ये जो मैंने इधर लिखे हैं इनका पर्पस क्या है? देखिए अब इन्हें सेलेक्ट करने के लिए कोई तो ज्यूरी होगी। अब उस ज्यूरी में कौन कौन आते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्पीकर लोकसभा कौन है एट प्रेजेंट? सुमित्रा महाजन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जो रंजन गोगोई, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, ये भी मिनिस्टर हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे, मिनिस्टर नहीं है लाल कृष्ण आडवाणी, ध्यान रख लीजिएगा, ये सांसद है, मेंबर पार्लियामेंट है, ये मिनिस्टर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? ये लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, अभी एट प्रेजेंट हमारी कोई भी ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष लोकसभा में नहीं है, लेकिन ये लीडर ऑपोजिशन है, यानी कि जो विपक्ष में, जो सरकार तो नहीं, विपक्ष नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रह जाती जिसके पास सीट्स मिली थी बीजेपी के बाद या एनडीए के अलायंस के बाद, तो उसके जो हेड हैं, पार्टी जो पर्सन है, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इन 5 मेंबर्स की कमेटी ने इन्हें सेलेक्ट किया था। अब देखिए मैंने आपको बताया कि लोकसभा में ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन राज्यसभा में है। राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन है गुलाम नबी आजाद।
अब लोकसभा में ना होने का कारण क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी एक पार्टी को कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ दैट हाउस उसको चाहिए होती हैं, तभी ऑपोजिशन बनती है, नहीं तो विपक्ष नहीं बनता है। तो कांग्रेस के पास नहीं थी सीट्स, इसलिए विपक्ष नहीं बनाया गया। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को आपने समझा, क्या करना है हमें, इस न्यूज़ का अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि सर साइड में हो जाया करो, और मुझे लगता है कि अभी कोई अगर इंक की प्रॉब्लम रहती है, कुछ रहती है, तो यू पीपल कैन लेट मी नो। अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल गांधीयन पीस प्राइज के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ चेक करते हैं कौन कौन सा अवार्ड है। अब इनके जितनी मैक्सिमम स्टडी के आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप खुद जब प्रिपेयर करते हो कोई भी चीज़ तो आपको वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव्ड फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल प्राइज। एक प्राइज है जिसका नाम क्या है, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल प्राइज। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल प्राइज किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। दूसरी चीज है कि फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल प्राइज का कौन सा एडिशन था, ये पहली बार किसी को प्राइज दिया गया है, ठीक है। और फिलिप कोटलर है क्या, किसके नाम पे है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फिलिप कोटलर पर्सन है, फिलिप कोटलर को ही फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहा जाता है। ये ऊपर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है दुष्यंत, ऊपर दिख रहा है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी इन्हें ही कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग किसे कहा जाता है, फिलिप कोटलर को। तो आपसे एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कौन है, फिलिप कोटलर है, क्योंकि न्यूज में है। न्यूज में क्या है कि फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल प्राइज किसे दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नमिता गोखले अवॉर्डेड सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड। सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड यानी कि साहित्य से रिलेटेड एक अवार्ड है। अवार्ड का नाम क्या है, सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड। लिटरेचर साहित्य से संबंधित है, तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो राइटिंग्स होगी। तो उनकी राइटिंग का नाम क्या है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रख लेना। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन कि सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड किसे दिया गया, नमिता गोखले को दिया गया। क्लियर, क्यों दिया गया, क्योंकि नमिता गोखले की बुक थी। अब वो बुक पूछ लेगा कि थिंग्स टू लीव बिहाइंड की राइटर कौन है, क्योंकि बुक्स एंड राइटर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये पूछ सकता है कि इसकी राइटर कौन है, तो बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड की राइटर है नमिता गोखले। अब ये सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड देता कौन है, तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है रतनलाल फाउंडेशन के नाम से एक है जो ये अवार्ड देती है लिटरेचर यानी कि साहित्य के फील्ड में। बाकी सारी चीजें आप खुद नोट करेंगे। नेक्स्ट है आनंदिता नियोग्य अनाम। आनंदिता नियोग्य अनाम कौन है और इन्हें क्या टाइटल दिया गया है, ऑनर्ड विद नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड। इन्हें अवार्ड दिया गया है नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड। नृत्य यानी कि देखो डांस से संबंधित है, ठीक है, कोई ना कोई डांस फॉर्म होगी जिससे संबंधित है। तो आनंदिता नियोग्य अनाम कौन किससे संबंधित है, ये कथक एक्सपोनेंट है, कथक प्लेयर है, कथक से रिलेटेड है ये आनंदिता नियोग्य अनाम। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, नाम आ जाता है कि आनंदिता नियोग्य अनाम इज अ कथक प्लेयर, म्यूजिशियन है, डांसर है, पॉलिटिशियन है, व्हाट्सएवर इट इज। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कथक एक्सपोनेंट है। इन्हें प्राइज कौन सा दिया गया है, नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास मंजू मेहता जो एक सितार प्लेयर हैं। देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा कि एक कथक एक्सपोनेंट है, तो ये क्या है, एक सितार प्लेयर है। मंजू मेहता कौन है, एक सितार प्लेयर है। पूछ सकते हैं कि सितार प्लेयर इनमें से कौन सा है, या फिर कौन सा इसमें से अब पूछ लेता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसे प्ले करती है, तो सितार प्ले करती है मंजू मेहता। इन्हें कौन सा अवार्ड जीता है, इन्होंने अवार्ड जीता है तानसेन सम्मान 2018, ठीक है। तानसेन सम्मान देता कौन है, तो ये तानसेन सम्मान देती है मध्य प्रदेश की सरकार, एमपी गवर्नमेंट देती है। तानसेन की बात करें तो तानसेन कौन थे, अकबर के कोर्ट में एक बड़े ही लेजेंडरी म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। और तानसेन का आपको नाम पूछ लेते हैं कि तानसेन का और नाम क्या था, तो उनका नाम था रामतनु पांडे। ध्यान रख लेना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो रामतनु पांडे तानसेन का प्रीवियस नाम था, और ये थे किसके फील्ड में, अकबर के फील्ड में। अब एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि वो दे देगा तानसेन किसके कंटेम्प्रेरी हैं, यानी कि किसके समकालीन हैं। तो ध्यान रख लेना कि अकबर के कोर्ट में है तो ये अकबर के समकालीन है। क्लियर। तो मंजू मेहता जो सितार प्लेयर हैं उन्हें तानसेन सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड देता कौन है, मध्य प्रदेश की सरकार ये अवार्ड देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद रफी अवार्ड्स। मोहम्मद रफी अवार्ड्स किसे किसे दिया गया, 2 पर्सन्स को दिया गया।
एक है लक्ष्मीकांत शांतारमन कडुलकर और दूसरे हैं उषा तिमोती। ठीक है, म्यूजिशियन है उषा तिमोती, प्लेबैक सिंगर है। लक्ष्मीकांत शांतारमन कडुलकर का मैं एक सॉन्ग की अगर बात करूं, मैं शायर तो नहीं, वो इन्हीं का सॉन्ग है। ठीक है, वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो भी इन्हीं का सॉन्ग है। तो बड़े अच्छे संगीतकार रह चुके हैं। तो लक्ष्मीकांत शांतारमन कडुलकर, इन्हें मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया है। अभी एट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इनके देहांत हो चुका है। तो पोस्ट थॉमसली, हम एक वर्ड यूज करते हैं पोस्ट थॉमसली, यानी कि मरण उपरांत ये अवार्ड दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो कई बार अगर बहुत डिटेल में, हालांकि आईबी की मैं सिर्फ बात करूं तो आईबी में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, कंसेप्ट नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा, किसे अवार्ड दिया गया किसे नहीं दिया गया। अगर किसी और पेपर की बात करें तो उसमें कंसेप्ट में पूछ लेगा कि मोहम्मद रफ़ी अवार्ड्स मरण उपरांत भी दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें मरण उपरांत मिला है, तो यानी कि देयर माइट बी एन ऑप्शन कि जिसमें ये दिए जा रहे हैं। क्लियर। और इसे देता कौन है मोहम्मद रफ़ी अवार्ड्स को? मोहम्मद रफ़ी अवार्ड्स को देते हैं बाय स्पंदन आर्ट्स। क्लियर। इसे पूछ लेगा कौन ही देता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि तानसेन सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार, तो मोहम्मद रफ़ी अवार्ड्स देते हैं स्पंदन आर्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इस वाले में ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? इसको जननपीठ नहीं पढ़ना है, जनरली हम लोग इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में ज्ञानपीठ है, ये ज्ञानपीठ अवार्ड ही है। किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष कौन है? इनकी ये इंग्लिश राइटर है। द हंग्री टाइड एक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, द हंग्री टाइम, द डिरेंजमेंट एक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, मौसम में जो बदलाव आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो ये सारे के सारे इससे संबंधित है। अमिताभ घोष इंग्लिश राइटर है। अब देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है किसी न किसी राइटर को। क्लियर। मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा कि इंग्लिश राइटिंग में दिया जाता है, इसके अलावा भी दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? टोटल 22 भाषाओं में। अगर किसी ने भी कुछ साहित्य से संबंधित है और अच्छी चीज वर्क किया है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये 22 भाषाएं हम चुनते कैसे हैं? अब पूछा जाए कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो वो 22 भाषाएं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल में लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी 22 भाषाओं में से ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहली बार अवार्ड दिया गया 1961 में। 1961 में अवार्ड दिया गया जीएस करूप को, जिन्होंने मलयालम भाषा में अपना वर्क था उनका, मलयालम भाषा में। ठीक है, तो उन्हें सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में दिया गया। तो आप इतना इसको नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए भाई, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूपी स्टार्टअप हेल्प अस ग्रीन ऑनर्ड बाय यूएन एट COP24। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एग्जाम्स का थोड़ा सा ट्रेंड क्या हो गया है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे पूछे जाते हैं, तो आपके क्लियर होने चाहिए। यूपी स्टार्टअप यानी कि उत्तर प्रदेश का कोई एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम क्या है? हेल्प अस ग्रीन। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन स्टार्टअप का नाम क्या है, विच इज ऑनर्ड बाय यूएन एट COP24। तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्प अस ग्रीन उसका नाम है। क्लियर। और किसने दिया इसको? यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ने कहां दिया? COP24। अभी COP24 बहुत इंपॉर्टेंट है। COP24 का मतलब है, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहां पार्टीज का मतलब है नेशन से, कि जितनी नेशंस है, कॉन्फ्रेंस हो गया कि वहां पे जो महासभा हुई, सभा हुई, कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जितनी भी नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, ये उस यानी कि आज तक इससे पहले 23 हो चुकी हैं, ये इस साल 24 नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। ठीक है, तो कहां पर हुई? इसका वेन्यू पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट। देखिए स्टैटिक इसकी क्या हो जाएगी कि इसका वेन्यू पूछ लेगा कोटाविस, पोलैंड में। अब आपको क्या करना है? पोलैंड का सारा पढ़ना है, कैपिटल, करेंसी, सारा का सारा जो भी प्लेसेस इन न्यूज है वो साथ के साथ अपने नोट्स में नोट करते रहा करो। एक चीज का जिसका आपने मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो COP24 के बारे में आप सारा का सारा पढ़ेंगे। COP24 है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रहा हूं अभी इसी साल जो पेपर में आए। ठीक है, मैं आईबी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टेट सिविल है, चाहे सीजीएल है, चाहे CHSL है, कोई भी पेपर है जो भी प्रीवियस ईयर होता है उसको साथ साथ स्टडी करता रहा करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजीएल का प्रीवियस सीजीएल में ही आएगा, वो किसी और पेपर का उठा के आपसे पूछ लेगा। तो थोड़ा सा रिलेट करो। आपने मुझे बताना है कि पेरिस एग्रीमेंट, एक लिख रहा हूं यहां पे पेरिस एग्रीमेंट, नेक्स्ट लिख रहा हूं माराकेश अकॉर्ड, और एक लिख रहा हूं आपको क्योटो प्रोटोकॉल। ये 3 मैंने जो वर्ड लिखे हैं आप खुद इनको सर्च करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि जैसे इस साल की मीटिंग को COP24 कहा गया, तो कौन सी मीटिंग को पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, कौन सी मीटिंग को माराकेश अकॉर्ड कहा जाता है,
और कौन सी मीटिंग को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्योटो प्रोटोकॉल नाम क्यों लिखा, या मैंने माराकेश अकॉर्ड क्यों लिखा, या फिर मैंने पेरिस एग्रीमेंट क्यों लिखा। क्योंकि इसी साल यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ, तो उसमें पूछा गया कि पेरिस एग्रीमेंट कौन सी वाला कोप की मीटिंग है जिसको पेरिस एग्रीमेंट कहा गया। तो कोप 24 बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना। एक हेल्प अस ग्रीन भूलना नहीं है, यूपी का स्टार्टअप है, इन्हें ऑनर किया गया। अब ऑनर करने का कारण भी तो कुछ होगा। ऑनर करने का कारण ये है कि हेल्प अस ग्रीन क्या है, इसमें कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर क्या करना शुरू किया। मंदिरों में देखिए हम लोग जो भी फूल चढ़ाते हैं उनका क्या होता है, वो सिर्फ वेस्ट होते हैं, कहीं काम नहीं आते हैं। तो उन जितने भी फूल हैं उन्हें इकट्ठे करते हैं ताकि वो नदी में ना गिराया जाए। ठीक है, गंगा की सफाई के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। तो वो नदी में ना गिराकर उसका किसी ना किसी तरीके से खाद बना ली जाए या किसी भी तरीके से उसका उपयोग किया जा सके, उसके लिए हेल्प अस ग्रीन नाम से एक स्टार्टअप है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, ऑनर किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे इन जिसका मुझे आंसर चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोग मिलके मुझे, मैक्सिमम लोग हैं जिनसे मैं आंसर की उम्मीद करता हूं कि देंगे, क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फ्रेंच का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या नाम है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का मुझे आपने आंसर देना है, फिर मैं न्यूज कंप्लीट करूंगा। कि मैंने बोला ये फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन यानी कि आम नागरिक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आपने मुझे बताना है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या कौन सा है। इंडिया का आपने मुझे बताना है कि हाईएस्ट सिविलियन, सबसे बड़ा अवार्ड जो किसी नागरिक को दिया जाता है भारत में, उसका नाम आप लोगों ने मुझे बताना है। अभी न्यूज पे आते हैं वापस के अजीम प्रेम जी हैं जो विप्रो के चेयरमैन हैं, और जवाहरलाल सरीन। ठीक है, ये दो लोग हैं जिन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अजीम प्रेम जी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा अवार्ड यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट आपके इंग्लिश में काम आएगा। मैम ने भी आपको बताया था कि वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी ही वो कैब की कुछ सीरीज आने वाली है। कुछ एक रूट वर्ड्स किसे मैम पढ़ाएंगे, कुछ एक प्रीपोजिशंस की वीडियो आने वाली है जो आपके पेपर के लिए काम आएंगी। एंड वी एश्योर यू कि पेपर से पहले पहले काफी चीजें जितना हम लोग कर पाएंगे उतना विल डू फॉर यू। तो अजीम प्रेम जी की बात करें, अजीम प्रेम जी के लिए वर्ड यूज किया जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो बड़े दिल वाला होता है, जो दूसरों के लिए काम करने की इच्छा रखता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने किसे सेलेक्ट किया है? मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई को सिलेक्ट किया है। किस लिए? 2018 का ग्लिट्समैन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। सम्मानित क्यों किया गया है? क्योंकि मलाला यूसुफजई किसके लिए वर्क कर रहे हैं? एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की, उसके लिए इन्होंने वर्क किया है, लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला यूसुफजई काफी इंपॉर्टेंट वर्क कर रही हैं एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ग्लिट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। सिलेक्शन किसने किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। पूछ लेगा ग्लिट्समैन अवार्ड कौन देता है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देती है। किसे दिया गया? मलाला यूसुफजई को। अब आपने मुझे किसका आंसर देना है कि मलाला डे कौन से दिन में, हम मलाला डे कब सेलिब्रेट करते हैं। मलाला डे बताना है। इन्हीं के नाम से यूनाइटेड नेशंस ने मलाला डे मना दिया कि इनका जब बर्थडे है। अगर आपको बर्थडे पता है तो आपको ये भी पता है मलाला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूं कि मलाला यूसुफजई है, 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और किसी भी आज तक जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, पहले तो कैटेगरी पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में दिया। आपको पता होना चाहिए कि 6 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, अभी हम नोबेल प्राइज वाला भी डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन्हें कौन सा प्राइज दिया गया? नोबेल का पीस प्राइज दिया गया, शांति के लिए दिया गया। और नोबेल प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र की ये अवार्डी हैं जो सबसे कम उम्र की हैं जिन्हें आज तक नोबेल प्राइज दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे दिया गया? MS स्वामीनाथन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज अनाउंस किया गया और सबसे पहला प्राइज किसे दिया गया? MS स्वामीनाथन। अब हम लोग इनको बड़े कॉमन नेम से जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो हम लोग साफ साफ कह देते हैं भैया ही इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आपको क्या पढ़ना है इसके साथ मैं आपको बता देता हूं। अब जब इसकी स्टैटिक पढ़ेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है। अब आपको पढ़ना है साथ के साथ व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है। ये सब का सब आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, बहुत आसान रहेगा
उसके साथ सारा का सारा पढ़ लेना। तो पूछा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो हमें पता है फल सब्जियों से संबंधित है, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज फॉर मिल्क, जिसके वर्गीज कुरियन, जिसे हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। अब एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान रख लेना, भारत में हरित क्रांति के जनक। लेकिन अगर मैं पूछूं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर मैं इंडियन ना लिख दूं, तो अगर मैं सीधा पूछूं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो यानी कि मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। फादर नॉर्मन बोरलॉग। अभी पीछे एक पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया है, किस कैटेगरी में दिया गया, तो उनको पीस के लिए, उन्हें शांति के लिए प्राइज दिया गया। ऑप्शन में एग्रीकल्चर भी था। अब हमें लगता है कि यार एग्रीकल्चर संबंधित तो एग्रीकल्चर लगा दो। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि नोबेल प्राइज किस किस कैटेगरी में दिया होगा, तो तब तक उसको हम एग्जैक्टली नहीं उसको आंसर कर पाएंगे। क्लियर। तो एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताता हूं। तो हम लोग एक इनके बारे में पढ़ते हैं, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो हम सब टिक कर देंगे। अगर आपके पास आ गया फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, और हिंदी में कहेंगे आर्थिक परिस्थिति विज्ञान के जनक जो है, ठीक है, तो वो भी एम एस स्वामीनाथन ही है। तो दोनों में ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन है, तो ये ना पूछ के ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक परिस्थिति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन ही है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पीएम मोदी अवॉर्डेड 2018 सोल पीस प्राइज, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सियोल पीस प्राइज। सियोल क्या है, एक जगह का नाम है, कहां पर, कोरिया में एक जगह का नाम है सियोल, और 1990 से अवार्ड दिया जा रहा है। 1990 से अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 1990 में सियोल जगह पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स वहां पे खत्म हुई, तो अच्छे से खत्म हो पाई, इसलिए जो कोरियन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब से ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो सोल पीस प्राइज 1990 के बाद दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, और ये 14वें पर्सन है जिन्हें अवार्ड ये दिया गया है, ठीक है। 2018 में इन्हें अवार्ड मिला है। अब आप इसके साथ क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया कि 1990 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ कंप्लीट हुआ था। अब आप ये पढ़ेंगे और मुझे अपडेट करेंगे कि लास्ट कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ और अगला कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, कौन है ये पर्सन है, क्यों न्यूज में है, इसलिए न्यूज में है क्योंकि इन्हें हृदयनाथ अवार्ड दिया गया है। हृदयनाथ मंगेशकर कौन थे, एक सिंगर थे, लता मंगेशकर है जो उन्हीं के कजन है। हृदयनाथ मंगेशकर, अब इनका देहांत हो चुका है, तो इनके नाम से एक अवार्ड बनाया गया। एक हृदयनाथ आर्ट एक ग्रुप है जिसने ये सारा का सारा अवार्ड ऑर्गेनाइज करता है, जो अवार्ड देता है। तो इस बार किसे दिया गया, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना है। इन्हें सम्मानित किसने किया उस अवार्ड से, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, अब वो भी आप लोग मुझे आंसर दे देंगे कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, इसका आप लोग मुझे आंसर देंगे। इतना आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर एक लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी बचे हुए अवार्ड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए अभी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, जिसमें से क्वेश्चन के बहुत चांसेस हैं कि अवार्ड से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि पूछा जाएगा। अवार्ड किससे रिलेटेड है, कौन सा अवार्ड है, नोबेल प्राइज है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज देता कौन है, तो स्वीडन और नॉर्वे की गवर्नमेंट की तरफ से, ये नॉर्वे की सिलेक्शन कमेटीज हैं जो डिसाइड करती है कि किसे किसे दिया जाएगा। अब सारा का सारा पैसा आता कहां से है, जिनके नाम पे ये प्राइज बना। नोबेल प्राइज किसके नाम पे बना है, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इन्वेंशन वाला कि कौन किसका इसका आविष्कार किया, तो एल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किया एल्फ्रेड नोबेल ने। तो ठीक है, इसके डायरेक्ट पूछ लेगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, एल्फ्रेड नोबेल ने। क्यों पूछेगा, क्योंकि नोबेल प्राइज अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो किसके लिए दिया जाता है, किनकी विल है जिसमें लिखा था कि ये नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। तो उनकी जो वसीयत थी उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी संपत्ति से जितना भी जो भी पैसा इकट्ठा होता है, वो जिस कौन कौन सी फील्ड्स में, ये जो फील्ड्स लिखे हैं आपके सामने कि इन सब में जो भी अच्छा काम करे उसे आप उसमें अवार्ड दे दो। अब उनकी विल में 5 लिखे हुए थे, एक नहीं लिखा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा प्राइज है इनमें से, कौन सी कैटेगरी है जो बाद में ऐड किया गया, तो ध्यान रख लेना जो इकोनॉमिक्स का प्राइज है
1968 में, 1968 के बाद से अवार्ड दिया गया है। उससे पहले जो उनकी एक्चुअल विल थी उसमें ये अवार्ड काउंट नहीं होता था। अभी हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में किसे किसे दिया गया इस साल के लिए। आप क्या करेंगे, जिस जिस कैटेगरी में, इसमें कोई भी एक इंडियन नहीं है, ध्यान रख लेना, किसी भी एक भारतीय को इस साल कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। अब आपने, मैं जो कैटेगरी पढ़ाऊंगा, आपने क्या करना है कि उससे ये देखना है कि किस भारतीय को सबसे पहली बार उस कैटेगरी में अवार्ड मिला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करूं तो जेम्स पी एलिसन और तसुको होंजो। हालांकि मैंने साथ में एक का कारण लिख दिया है कि किस कारण से इन्हें मिला गया, क्योंकि कैंसर थेरेपी के इन्होंने इजाद किया, ठीक है, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। बाकी आप इसकी कैटेगरीज पढ़ सकते हैं कि किसको किस लिए दिया गया, नहीं तो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ नाम याद रखने बहुत है, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के लिए दिया गया है आर्थर अशकिन एंड गेरार्ड मोरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड। तो इनको आधा अमाउंट मिला है, आधा अमाउंट इन दोनों में बटा है। केमिस्ट्री की बात करूं तो फ्रांसिस आर्नल्ड या फिर जॉर्ज स्मिथ एंड ग्रिगोरी विंटर, ठीक है, आधा इन्हें और आधा इन दोनों लोगों में डिवाइड हुआ है। पीस की बात करूं जो शांति के लिए दिया गया है तो डेनिस मुक्वेग एंड नादिया मुराद, इन दो लोगों को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। अभी हमने पीछे देखा था कि मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला, हमने पढ़ा नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। तो ध्यान रख लेना नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है, डेनिस मुक्वेग एंड नादिया मुराद। इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैंने आपको बताया विल में नहीं था, लेकिन 1968 से इसे ऐड कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैंने लिखा, स्वीडन और नॉर्वे में कमेटीज होती हैं वहां की जो सिलेक्ट करती हैं। तो पीस जो अवार्ड है, सिर्फ ये एक अवार्ड है जिसे नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, बाकी सब का सब स्वीडन की साइड से रहते हैं अवार्ड्स, ये भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पूछ भी सकता है लेकिन चांसेस नहीं है, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए पता होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो विलियम नॉर्डॉस और पोल रोमर, इन दोनों को दिया गया है। अब मैंने लिटरेचर के बारे में नहीं लिखा, तो लिटरेचर के बारे में अवार्ड मिला या नहीं मिला, इस कारण क्या है तो मैं बताता हूं कि लिटरेचर इस बार नोबेल लिटरेचर प्राइज नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जो सिलेक्शन कमेटी थी, उस सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर थे, जो ज्यूरी थी, जजेस थे, वो हैश मी टू, आपने पढ़ा होगा हैश मी टू बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा, तो हैश मी टू केस में वो लोग इन्वॉल्व थे, इस वजह से उन लोगों ने कोई सिलेक्शन कमेटी का ज्यूरी नहीं थी हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिटरेचर का अवार्ड नहीं दिया गया। अब जो लिटरेचर के इतने बड़े बड़े साहित्यकार हैं उन सब में एक कमेटी बनाई, ठीक है, और एक नया प्राइज बना दिया जिसका नाम रख दिया है न्यू अकेडमी प्राइज। और वो न्यू अकेडमी प्राइज है क्या? वो नोबेल लिटरेचर का ऑल्टरनेटिव है, न्यू अकेडमी प्राइज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी नाम याद करो कोशिश, लेकिन इसको मत भूलना, साहित्य का जिसे दिया गया है, क्योंकि साहित्य का नोबेल लिटरेचर नहीं मिला लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव जिसका नाम है न्यू अकेडमी प्राइज, ठीक है। तो ये किसे दिया गया? जो पर्सन है, जो लेडी है, उनका नाम है मरीस कॉन्ड। तो इन्हें इस बार का जो सबसे पहली बार डिसाइड बनी, नया प्राइज बनाया जिसका नाम न्यू एकेडमी प्राइज है, जो किसका ऑल्टरनेटिव है? नोबेल लिटरेचर का ऑल्टरनेटिव है, तो मरीज कॉन्ड को दिया गया। अब आपको क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है कि जिस जिस कैटेगरी में मैंने लिखवा है, पहले तो कैटेगरीज पता होनी चाहिए, 6 कैटेगरीज है। क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की विल थी, उसमें लिखा हुआ था। इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सब विल में था। 1968 में इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। आपने क्या करना है इस न्यूज में कि जितने भी फील्ड्स हैं इसमें देखना है कि किस किस इंडियन को मिला, सबसे पहले किसको मिला, मेडिसिन के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। आज तक कभी किसी इंडियन को किसी कैटेगरी में नहीं मिला, वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो सारा का सारा आप अपडेट करेंगे। और ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। हो सकता है कुछ अवार्ड्स मैंने अभी नहीं कंप्लीट किए हो या इंपॉर्टेंट हो, मैं नहीं कर पाया, तो आप एक बार और उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जितने करवाए हैं एटलीस्ट इन्हें नहीं भूलना, ठीक है। अभी हमारा एक हो चुका है, हम लोगों ने एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, पर्सन इन न्यूज अवार्ड्स। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम स्पोर्ट्स को कवर करें। जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा, विद इन अ डे और 2 आपके पास वो भी वीडियो आ जाएंगी, मैम की इंग्लिश की वीडियोज आ जाएंगी। और एक टायर 1 की अभी भी जिनको कंफ्यूजन है, भैया अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। जिनको एग्जाम को लेके कोई भी संबंधित अभी भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो डाल देना। और एक आपको इंटरव्यू की मैंने उसमें डाली हुई है वीडियो। टायर 1 क्लियर हो जाएगा तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू का अगर किसी को वैसे भी कोई दिक्कत आती है तो मैं उसमें जितना हेल्प कर सकूंगा आई विल हेल्प, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद ऑल।